कांग्रेस कमेटी दिल्ली प्रदेश के डेलीगेट्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार चीन के मामले में महंगाई में और बेरोजगारी में सफल नहीं हो सकी, पूरी तरह से फेल हुई है। ऐसे में ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी आरोप लगाया है कि जिस तरह दिल्ली में कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने काम किया वह एक फेलियर की निशानी है। चलते हैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कहना है, जो चाइना में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, किसका फेलियर मानते हैं आप? देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे जो देश के वीर जवान शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनकी शहादत को। और दूसरा, जो हमारी वर्तमान जो सरकार है, कहीं ना कहीं जब मई के अंदर इनिशियल उन्होंने हमारे जो देश की जो ज़मीन है उस पर आना शुरू कर दिया था, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की इंटेलिजेंस का फेलियर भी है कि उन्होंने चीन के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास किया, क्योंकि चीन कभी भी विश्वास के लायक नहीं रहा है। 1962 में भी उन्होंने विश्वास किया था। तो हमें पुरानी जो परिस्थितियां उनको देखते हुए चीन से सावधान रहने की आवश्यकता है। और ख़ासकर इस विषय पर बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, तो हम सभी भारतवर्ष के नागरिक जो हैं, देश के विषय पर सब हम एकजुट हैं, परंतु हम सबको ये जानने का अधिकार और हक भी है कि आखिर देश की वास्तुस्थिति क्या है। क्योंकि बीजेपी के जो अलग अलग मंत्री हैं, अमित शाह जी वो कुछ और जवाब देते हैं, राजनाथ सिंह जी अलग जवाब देते हैं, रविशंकर प्रसाद जी अलग जवाब देते हैं। तो इनके जो अलग अलग जवाब देने की जो वो है, उससे कहीं ना कहीं हम आम नागरिक है वो भ्रमित हो रहा है और सच्चाई से अवगत नहीं है। क्या लगता है कि ये बयानबाजी के देश को नेतृत्व देते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी के भी भाषण में ये आया है कि चीन पे किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हुआ और ना ही वो चीन वाले हमारी भारत की सरहद में पहुंचे। इसकी किस तरफ से देखते हैं, नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं आपको इस विषय में ये बताना चाहता हूँ, जब वो कहते हैं कि भारत की ज़मीन पर चीन के सैनिक नहीं आए, अगर भारत की ज़मीन पर चीन के सैनिक नहीं आए तो क्या हमारे भारतीय जवानों ने उनकी चीन की सीमा में अतिक्रमण किया जाके, जो ये हमारे 20 जवान शहीद हुए? आखिर जो उनकी शहादत है तो उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए कि किस प्रकार से। एक्चुअल में मैं बताता हूँ आपको पूरा, कि गलवान घाटी में हमारे फिंगर 14 तक हैं, जिनमें फिंगर 4 तक तो हमारे बंकर बने हुए हैं और 5 से 8 तक हमारे जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक, वो लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, परंतु वहाँ पर कोई स्थायी या टेम्परेरी स्ट्रक्चर भारतीय सेना ने नहीं बनाया हुआ है। और एक फिंगर 14 है, उसके ऊपर भी हमारे सैनिक लगातार निरंतर उसमें पेट्रोलिंग करते रहते हैं। मई के दौरान क्या हुआ कि चाइना की जो हमेशा से पॉलिसी रही है, फिंगर 9 से उनका शुरू होता है, 9 से 13 उनके फिंगर, तो जो इन्होंने हमारे फिंगर 5 तक आकर 5, 6, 7, 8 तक जो हमारे भारतीय जवान पेट्रोलिंग करते हैं, वहाँ पर आके इन्होंने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लिया है, जैसा कि सैटेलाइट में बिल्कुल क्लियर दिखाया जा रहा है। उसी बात को लेकर हमारे कमांडर और हमारे जो सैनिक थे, बात चलती रही कि हम जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया और जो सीमा में आए हम वापस जाएंगे। जब ये वापस नहीं जा रहे थे तो उसी बात पे हमारे सैनिकों ने कहा कि आप जैसे बात हुई है आप इन्हें हटाइए, टेम्परेरी स्ट्रक्चर को। हमारा सैनिकों ने उसने हटाना शुरू किया, जिसके कारण हमारे लगभग 300-400 जवान वहाँ थे, परंतु चाइना के वहाँ पर 2 से 2,500 लोग थे और उन्होंने बाद में और भी लोगों को बुला लिया, जिसके कारण से हमारे यहाँ के जवान शहीद हुए हैं। तो सच्चाई ये बताना नहीं चाहते, ये जनता को केवल गुमराह करने वाली बात है। तो बड़ा दुख होता है कि जब देश पे इस प्रकार का कोई खतरा चीन की तरफ से मंडरा रहा है और चीन एक शातिर तरीके से अपने स्टेप बढ़ा रहा है, तो यहाँ की जनता को, हमारे नागरिक का कर्तव्य नहीं, ड्यूटी बनती है कि हम सच्चाई से अवगत कराएं। मंगला जी, भारत में कोरोना की मार भी पड़ रही है, साथ साथ चीन को भी भारत देख रहा है। अगर हम कोरोना की बात करें कि पहले जो स्थिति थी, जब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में स्थिति ली, दिल्ली सरकार कहती है 30,000 बेड है, लेकिन वो निकलते नहीं। कोर्ट की भी फटकार लगी दिल्ली सरकार को। जब केंद्र सरकार ने इसको अपने हाथों में लिया तो अब कोई किसी प्रकार की कोई तस्वीर ऐसी विचलित करने वाली नहीं आ रही हॉस्पिटल से कि बेड की कमी हो रही है या इलाज नहीं हो रहा है। तो किसको किस नजर से देखते हैं, किस तरह का काम किया केंद्र सरकार ने? देखो, आपने बहुत अच्छा ज्वलंत मुद्दा जो आज की डेट में हमारा है आपने लिया, जो कि हर एक आम नागरिक से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से इस पर लापरवाही अपनाई है। कई बार ऐसा लगता है कि हमें जब 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था तो आदरणीय हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मैं देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि आज कैसे स्वतंत्र है,
किस तरीके से मोदी के बातों में आकर, उनकी सरकार में आकर जो सरकार चाहती है उसी के विषय में बात करता है, ना कि सच्चाई से अवगत कराता है। 21 दिन बाद जब लॉकडाउन के दूसरा लॉकडाउन शुरू हो जाता है तो कुछ मित्र हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दिखाते हैं कि अगर यह लॉकडाउन नहीं होता तो ये संख्या इतनी हो जाती। मैं बड़े नम्र शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आप दो पहलू दिखाएं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इतने हो जाते, ये भी दिखा देते यदि यह 21 दिन पहले होता तो हमारी संख्या कितनी होती। तो अच्छा लगता मुझे कि निष्पक्ष रूप से मीडिया स्वतंत्र कार्य कर रही है। मैं तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति उसे मानता हूँ जब विपत्ति आए और विपत्ति से आने से पहले ही अपने समाधान कर ले। जब चाइना में ये कोरोना का संकट चल रहा था, हम वीडियो क्लिप सब आप भाई देख रहे थे सोशल मीडिया पे, तो हमें दुख होता था किस प्रकार के वहाँ लोगों को मारा जा रहा है। भारत में 30 जनवरी को पहला जब केस आया, दूरदर्शी और इंटेलिजेंट सरकार में केंद्र की मोदी जी को तब मानता। 30 जून के बाद जितनी भी फ्लाइटें, जितने भी लोग बाहर से आ रहे थे, उनको अगर 14 दिन क्वारंटाइन भेजा जाता, कंपलसरी कर दिया जाता, तो मैं बहुत दूरदर्शी सरकार को मानता, बहुत इंटेलिजेंट मानता। परंतु ये अपनी फेलियर को इस टाइप से कभी नहीं दिखाते कि इन्होंने वो क्यों नहीं किया, जिसके कारण 130 करोड़ जनता को इन्होंने घरों में बैठा दिया। और हमारे मजदूर भाइयों बहनों के साथ क्या हुआ ये सब आपने देखा है। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, हिटलर शाही वाला फरमान सुना जाता है कि आज रात को 12 बजे के बाद लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। यहाँ की परिस्थिति नहीं देखी जाती कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपने घर जाएगा, बेरोजगार रहेगा, उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। हमें ऐसे हमारे भाई बहन हैं यहाँ पर बहुत संख्या, जिन्हें आज रोटी उनके पास है तो कल की चिंता है उन्हें। तो उनके लिए अगर हम सोच के एक प्लानिंग करते तो बहुत अच्छा रहता। रही बात, आपने तो बहुत अच्छा किया, दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार की तरह केवल बातों बातों की लोगों को गुमराह करने का कार्य करती है। कभी 30,000 बेड की कहानी कहती है, कभी 5,000 बेड की कहानी कहती है। परंतु लॉकडाउन के दौरान क्या आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहीं गरीबों के बीच में गए? एक भी बाइट आपने, एक भी क्लिप देखी? केवल भाषण देने से बात नहीं चलेगी। आज दिल्ली में लाखों की संख्या में हमारे भाई बेरोजगार हो गए हैं। हमारे यहाँ से लाखों की संख्या में लोग अपने प्रवासी मजदूर बाहर चले गए हैं, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं कि एनजीओ काम करे, सोशल आदमी काम करे, पर सरकार अपना क्या करेगी? ऐड करेगी, ऐड पे पैसा खर्च करेगी। हमारा जो आपका पैसा है टैक्स का, वो ऐड पे देगी। और बड़ी दुखद होता है कि पिछले 5 मई को दिल्ली सरकार ने जो वैट डीजल पर 16.75 होता था उसको बढ़ाकर 30% कर दिया। लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों के काम धंधे नहीं है, चौपट हुए पड़े हैं, और आप 16.75 से बढ़ाकर 30% कर देते हैं। पेट्रोल पर 27% से 30% कर देते हैं। इस प्रकार पिछले 11 दिनों से केंद्र सरकार ने लगातार 8 से 10 रुपये बढ़ा दिए गए। यह हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो गरीब लोगों के ऊपर मार पे मार करी जा रही है। तो कितना % आप दिल्ली सरकार को देते हैं इसके अंदर, और कितना केंद्र सरकार के पास जाते हैं? अगर ये अपने टैक्स को कम कर दे तो जनता को पेट्रोल कितने दामों में मिल सकता है? देखो, सीधा सा उम्मीद है, जैसे मान के चलो 80 रुपये अगर डीजल का रेट है और उन्होंने 30% अगर रेट कर दिया है, तो मोटा मोटा 24 रुपये दिल्ली सरकार इस पर टैक्स वसूल रही है। और इतना ही टैक्स केंद्र सरकार का वसूल रही है, तो लगभग 25 से 27 रुपये के डीजल और पेट्रोल बिकेगा अगर ये अपने टैक्स को हटा दें तो। क्या लगता है जो दिल्ली सरकार जो टैक्स की बात कर रही है, आप नहीं बोल रहे टैक्स को ले रहे 24%, तो उस टैक्स पे क्या जो लॉकडाउन में दिल्ली सरकार के पास जो पैसा खत्म हो गया, क्या इसके जरिए तो नहीं उगाई कर रहे? वो पैसा कहाँ खत्म हो गया? इन्होंने तो कहा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और एक तरफ तो अब 2 महीने पहले इनका बयान सुन लिया कि हमारे दिल्ली में कोई पैसे कम, 55,000 करोड़ रुपए। दिल्ली छोटा सा शहर है जिसके अंदर 55,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है पर वर्ष। तो मानिए छोटे से इसमें 55,000 करोड़ रुपए अगर तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, ना कि गलत तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट में अगर ये 600 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च करेंगे तो उसका जवाब कौन देगा? जवाब इनसे मांगते हैं, चाहे केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, चाहे केजरीवाल सरकार, ये जवाब नहीं देना चाहती, ये उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना चाहती है। अभी माननीय मोदी जी से जब पूछा गया चाइना के ऊपर, तो उन्होंने कह दिया राजीव गांधी फाउंडेशन पे इतने करोड़ रुपए मिले। अरे भाई, 2005 की बात को आप हमसे पूछ लेना, मना नहीं कर रहे, एक एक पाई का हिसाब देंगे। परंतु जो इस समय वर्तमान में हमारी चीन की स्थिति है, उसकी वास्तु स्थिति के बारे में हमें अवगत कराइए पहले, ना कि क्वेश्चन करिए। इनका हमेशा से रहा है कि मुद्दे से भटका कर डाइवर्ट कर देना। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की, बात कर देंगे पाकिस्तान की, बात कर देंगे देशभक्ति की। ये इनका हमेशा से रहा है, मुद्दे से बात नहीं करते, मुद्दे से भटका कर। वही देखा गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा था यदि कोई भी किराएदार
क्या कोई भी मकान मालिक को परेशान करता है किराएदार को, तो उसके बाद तुरंत ही उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे कई आंकड़े ऐसे सामने आ रहे हैं, उनको किराएदारों को परेशान करा जा रहा है। और जिसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद ने कहा था, यदि कोई पैसे की शॉर्टेज होती है तो जो मकान मालिक है वो पैसा मुझसे लिया जाए। नहीं, बिल्कुल ये सरासर इन्होंने झूठा बयान दिया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि बहुत सारे हमारे भाई जो किराए के उनके ऊपर डिपेंड है, वो किराया कैसे नहीं ले लेंगे। अगर दिल्ली सरकार को इतना ही लग रहा था तो बढ़िया रहता कि उन लोगों का किराया वो अपनी सरकार की तरफ से देते, तब तो हम मानते सही निर्णय। परंतु ये सब बातें बनाते हैं, इनका और कोई कार्य नहीं है, गुमराह करने का, बातें बनाने का। पूरी तरह ये केंद्र सरकार ही फेलियर रहा है और राज्य सरकार का ही फेलियर। भाटी जी कांग्रेस के नेता है, यंग है, क्या कहना है कि जो बेरोजगारी का आलम आया है इस महामारी के अंदर और इस केंद्र सरकार की नीतियों पे क्या कहना आपका? केंद्र सरकार की नीतियाँ सारी विफल रही। मोदी जी कहते थे कि मैं इतना रोजगार लाऊंगा, मोदी जी कहते थे कि मैं पेट्रोल के दाम कम करूंगा, मोदी जी कहते थे मैं यहाँ पर जो भी सुख सुविधाएं होती है दिल्ली वालों को दूंगा, सब पे फेलियर रहा। मोदी जी का झोला पैक कर दूंगा मैं। मोदी जी ने आज 80 रुपये डीजल हो गया, पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया, कहाँ जाएगा? रोजगार युवाओं पे है नहीं, करने खाने के लिए कुछ सुविधाएं नहीं छोड़ी इसने, किराया डबल कर दिया, पेट्रोल दाम बढ़ा दिए, तो इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? रोजगार युवाओं पे रहा नहीं। आप देखिए पेट्रोल के पहली बार पेट्रोल के दाम डीजल से बढ़ गए हैं। अभी तो विफलता है मोदी जी की भी और ये केजरीवाल जी की। इतना टैक्स वसूलते हैं, कहां से आएगा इतना पैसा?